एडवोकेट राशिद रिजवी साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। राशिद रिजवी साहब जो माहिर कानून है, माहिर तालीम है और मिडिल ईस्ट पे नजर रखते हैं, एक नजरिया भी रखते हैं और बहुत ही शफाफियत के साथ। सबसे पहले राशिद रिजवी साहब, एक खबर आ रही है कि गजा में, वहां गजा के लोगों की हिमायत पाकिस्तानी आर्मी नहीं करेगी जनरल मुनीर, बल्कि वो इजराइल की हिमायत करेगी। आप बताइए ये क्या है? ये जो जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया होगा, है? वो क्या सोच रहे होंगे कि क्या पाकिस्तान इसलिए बना है कि आप जो है अमेरिका के गुलाम बन जाओ, है? इसलिए, और अमेरिका की गुलामी में दूसरों को, पड़ोसियों को आंख दिखाओ, है? अपनी डेमोक्रेसी को क्रश कर दो। आप बताइए दुनिया इस पे क्यों चुप है राशिद रिजवी साहब? जी देखिए मुमताज भाई, ये बात तो पहले भी हो चुकी है कि पाकिस्तान अमेरिका के चंदे पे जिंदा है। पाकिस्तान का पाकिस्तान में कुछ नहीं है। इस बात को गौर करिएगा कि पाकिस्तान का पाकिस्तान में कुछ नहीं है। सारी सड़कें चाइना की हैं, सारे हथियार अमेरिका चाइना के हैं, एयरपोर्ट इनके रूस चुस्त, रशिया चुस्त दुरुस्त कर रहा है। इनके पास अपनी क्या है चीजें? इनके पास जो अपना है वो है सिर्फ और सिर्फ आतंकी फैक्ट्री, जो इन्होंने खोल के रखी थी सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए। और ये होता था, उसका जिहाद नाम देते थे और भाड़े में लोग उन आतंकियों को हायर करके इंडिया भेजते थे ताकि इंडिया के अंदर खलफशार पैदा हो और हथियार बेचने वाले मुल्कों के हथियार भारत खरीदे। तो आपको क्या लगता है? आप पूछते हैं कि कहाँ है अमेरिका, कहाँ है अमेरिका? तो भाई, आपको अमेरिका हर उस जगह मिल जाएगा जहां जहां आतंक है। जहां भी आप आतंक देखेंगे तो वहां पर आप अमेरिका को जरूर पाएंगे। आज एक न्यूज आई थी कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे वेनेजुएला को आतंकी घोषित कर दिया है कि वो एक आतंकी देश है और फुल्ली ब्लॉक कर दिया है कि कोई भी देश उससे तेल नहीं खरीद सकता, वो किसी को तेल नहीं बेच सकता। और सारी हम सील कर देते हैं समुद्री सीमाएं कि कोई भी तेल का जहाज वेनेजुएला न जाए, न वहां से बाहर निकल पाए। तो मुमताज भाई, जहां जहां आतंक होगा वहां वहां आपको नजर आएगा अमेरिका। अमेरिका को ढूंढने की जरूरत नहीं है कि आप उसको कहीं ढूंढो। आपको जहां आतंक दिख जाएगा वहां आपको अमेरिका पीछे नजर आएगा। और हमको ताज्जुब ये लगा कि उसने ये कहा कि हम तेल पर प्रतिबंध इसलिए लगा रहे हैं कि इस पैसे से वेनेजुएला ह्यूमन ट्रैफिक, मर्डर और किडनैपिंग जैसे काम में इस्तेमाल करता है। अब हमको ताज्जुब ये लगता है कि वेनेजुएला किडनैपिंग अपने ही देश में वहां की सरकार कैसे करेगी, उसमें पैसा कैसे खर्च करेगी? ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहाँ से हो रही है? अमेरिका का कोई भी आदमी गुमशुदा हो और वेनेजुएला में पाया जाए तो आप रिकॉर्ड में लाके रखिए उसको। ऐसा भी नहीं हो रहा है। अमेरिका के या किसी भी देश के लोगों ने कोई कंप्लेंट भी नहीं की, कोई शिकायत भी नहीं की इस बात को लेकर के कि वेनेजुएला ने उसके कितने लोगों को किडनैप किया है।
वेनेजुएला ने उनके कितने लोगों को मर्डर करवाया है। ऐसा किसी भी देश ने कोई शिकायत नहीं की, कोई आपत्ति नहीं की, न खुद अमेरिका ने की। पहले तो बात शुरू हुई थी उसकी इस बात से कि उसके लोग ड्रग्स का कारोबार करते हैं और वो ड्रग फैलाते हैं अमेरिका में, जिससे अमेरिकी युवा उसका शिकार हो रहे हैं। तो अब आप ये बताइए कि एक छोटा सा बहाना लेकर के आपने कई शिपों पे हमले कर दिए। जो मछुआरे समंदर में मछली पकड़ने जाते थे, छोटी छोटी उनकी जहाजें होती थी, उस पे आपने हमले कर दिए कि ये लोग जो है स्मगलिंग कर रहे हैं। तो आपको एक प्रोपेगेंडा बनाना होता है। आपने आज तक इजराइल को तो टेररिस्ट नहीं कहा। आज तक आपने इजराइल को टेररिस्ट नहीं कहा जिसने इतने लोगों को मारा। आज आप बता रहे हैं कि 30 लोगों के शव एक फैमिली की एक घर से खंडहर से निकले हैं। मुमताज भाई, मैंने आपसे 6 महीने कहा था, 6 महीना पहले कहा था कि ये जो 60,000 70,000 से आगे आंकड़ा नहीं बढ़ रहा है, ये 60-70,000 छोड़िए, जब ये मलबे हटाए जाएंगे ना तो कंकाल निकलेंगे लाखों में। मलबे को हटने तो दीजिए आप, लाखों में कंकाल निकलेंगे उसमें। तो अमेरिका की तो आप बात बिल्कुल ही ना करिए। अमेरिका की बात करना ही बेकार है कि वो ह्यूमनिटी की बात करता है, वो ह्यूमन राइट की बात करता है, उसके अंदर बहुत दर्द है। उसके अंदर कोई दर्द नहीं है। उसको पैसा चाहिए, उसको माल चाहिए, चाहे जहां से मिले। लोगों को ये तो डरा के पैसा घसीटता है या मार के पैसा घसीटता है। उसकी इकोनॉमी इसी के ऊपर है। अरब देश क्या करते हैं आप बताइए। अभी आप बता रहे थे ना कि बहुत बुरे हाल हैं गाजा के। ये बात तो हमने बहुत पहले आपसे कह दी थी। बहुत पहले बोला था हमने आपसे कि कुछ इजरायली हमले से मरे हैं, कुछ भूख से बिना इलाज से मरेंगे और कुछ सर्दियों में मरेंगे। क्या मैंने आपसे ये बात नहीं कही थी 3-4 महीने पहले? क्या ये आंकड़ों में कमी आ रही है? क्या अमेरिका एक बार कह दे इजराइल को कि तुम रफा बॉर्डर खाली करो और एक भी तुम मदद वाले जो भी सीज फायर में हम लोगों ने फैसला लिया है और उस समझौते में जितने 600 ट्रक पर डे जाएगी तो एक भी कम नहीं जानी चाहिए। ये चीज क्या बोली गई? क्या बोला अमेरिका ने? सारी कड़ाई आपकी वेनेजुएला के साथ है, इजराइल के साथ कोई कड़ाई नहीं है। जब सीज फायर हो गया तो आज फिर हमला क्यों हुआ? कल फिर क्यों हमला हुआ था इससे पहले? जब सीज फायर है तो आप वहां के किसी भी हमास के लीडर को या अवाम को आप कैसे मार सकते हो ड्रोन हमला करके? क्या अमेरिका बोल रहा है इसके ऊपर? अरे अमेरिका छोड़िए। अगर ये अरब के लोग खाली एक इशारा कर देते इजराइल को कि अगर एक भी ट्रक तुमने जाने से रोका तो तुम जंग जैसे हालात अगर पैदा होते हैं तो जिम्मेदार तुम ही रहोगे, क्या किसी के मुंह से निकला? थोड़ा बहुत आगे आगे कर रहा था इजिप्ट। और इजिप्ट के बारे में हमने आपको उसी वक्त बताया था जब कतर पे हमला हुआ था कि इजिप्ट ने बहुत जोर शोर से इस बात को रखा था कि हमारी भी नाटो की तरह एक आर्मी होनी चाहिए, मैं 10,000 सोल्जर्स दे दूंगा अपने। ये सारी बातें बहुत आगे आगे रख रहा था। तो मैंने कहा था आपसे कि हमको तो उसकी फिक्र हो रही है। आज क्या हो रहा है मिस्र के अंदर? आज मिस्र में तख्ता पलट की तैयारी चल रही है। जेजेड को बहकाया जा रहा है। वहां पर सोशल मीडिया पर बहुत मतलब सरकार के विरोध में मैसेज चल रहे हैं। तो जो इजराइल पर्शियन में 1.5 लाख अकाउंट बना करके, फेक अकाउंट बना करके 1.5 लाख पूरे ईरान में ट्वीट करवा सकता है सोशल मीडिया में, फेसबुक से, ट्विटर से, आपका इंस्टाग्राम से, टेलीग्राम पे मैसेजेस, जब 1.5 लाख फेक अकाउंट बना करके
ईरान की सत्ता परिवर्तन करवाने की कोशिश कर रहा था, तो उसके लिए इजिप्ट ने कराना कौन सी बड़ी बात थी? आज इजिप्ट गवर्नमेंट, एलसीसी की सरकार आज युवाओं को गिरफ्तार कर रही है। सोशल मीडिया पे इनके गवर्नमेंट के लोग एक्टिव हैं और वो देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, नजर रखे हुए हैं कि किस तरीके से कौन क्या मैसेज कर रहा है सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ। उनको फौरन अरेस्ट कर लिया जाता है। तो जैसे जैसे अरेस्ट बढ़ेंगे वैसे वैसे विद्रोह बढ़ेगा, और यही इजराइल चाहता है कि कोई भी देश गाजा के लिए बोलने वाला भी न रहे। कतर बोल रहा था, उस पर हमला कर दिया था। इजिप्ट बोल रहा है, उसके साथ क्या कर रहा है? तो मुमताज भाई, अमेरिका चाहता एक बार बोल देता नेतन्याहू को, खबरदार, अगर एक भी ट्रक रुका। आज आप हालात देखिए, रोना आता है, किस तरह बच्चे रो रहे हैं, औरतें रो रही हैं, उनके पूरे पूरे तंबू उड़ गए, वो बिना घर के हैं। आपको क्या लगता है कि जो लोग ठंड से मर रहे हैं, ये बीमारी से मर रहे हैं, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या इजराइल नहीं होना चाहिए? उसी की वजह से तो सब हो रहा है। और इजराइल के साथ साथ हर वो देश जिम्मेदार है जो ह्यूमैनिटी की, मानवतावादी की अपने कसीदे गाता है, अपने कसीदे पढ़ता है कि हम मानवीय व्यवहार को लेकर चलेंगे, हमको बहुत हमदर्दी है, वहां ऐसा हो रहा है। अरे ऐसा हो रहा है, कुछ करो ना। आप अपनी आर्मी भेज दो, आप इजिप्ट से बात करो, इजिप्ट पे प्रेशर बनाओ कि हम रफा बॉर्डर से भेज रहे हैं अपनी आर्मी, मदद जानी चाहिए, कोई नहीं रोक पाएगा उसको, कोई नहीं भेज रहा सही है। कह रहे हैं। बिल्कुल राशिद साहब, मैं फिर आपके पास आऊंगा। और हमारे साथ जुड़ गए हैं जनाब फिरोज बख्त अहमद साहब, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कॉलम निगार हैं, और मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के आप चांसलर रहे हैं, और मिडिल ईस्ट पे बड़ी अच्छी नजर रखते हैं, बड़ी बेबाकी से गुफ्तगू करते हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, फिरोज बख्त अहमद साहब का। फिरोज बख्त अहमद साहब, जो राशिद रिजवी साहब कह रहे थे, आपने सुना कि गजा में अभी भी लाशें निकल रही हैं, जिस तरह से वहां सैलाब है, भूख है, प्यास है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई इतनी खामोशी क्यों है? क्यों नहीं बोल रहे हैं? अमेरिका से भी आरिफ साहब, अमेरिका नाराज हो रहा है इजराइल को लेकर के। अरे क्या नाराज हो रहा है? तो क्या बॉर्डर खुल गया? क्या वहां खाना पानी जा रहा है? फिर जो सालिस थे, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि वो क्यों चुप है? फिरोज बख्त साहब, क्या कैसे हालात को देख रहे हैं आप? 4-5 दिन से लाइव नहीं हुआ, माफी चाहता हूं। आप फिक्रमंद थे, मुझे पता है, आप रोज पूछते थे। इससे अंदाजा हुआ मुझे कि आप लोग वाकई सैल्यूट करने के लायक हो, क्या फिक्रमंद हो आप लोग। तमाम दिखाई देते हो, कोई आपको ये नहीं कि चैनल पे आएंगे इसलिए दिख जाएंगे, नहीं, आप लोग दिखते हो हर जगह। आप लोगों को लोग जानते हैं आपको, लेकिन मुझे पता है आप डिस्कस करना चाहते हो कि आखिर ये जो इशू है, कोई नहीं बोल रहा यार। फिरोज बख्त साहब, जी जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, नहीं, मैं देखिए यह सुनना चाहता हूँ कि एक सिलसिला आपने चला रखा है, ह्यूमैनिटेरियन सिलसिला है। आवाज थोड़ा से एक हल्की है, आवाज थोड़ी सी हल्की है, जैसे होनी चाहिए आपकी रहती है आवाज, खनकदार वो नहीं है। वो आवाज आ रही है आपको? अब आवाज आ रही है? अरे अब आ गई। वही वही फिरोज बख्त साहब, अभी जवान आदमी है तो आवाज दमदार निकलनी चाहिए ना। जी चलिए, माशाल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया जी शुक्रिया। असल में हम तो जवान तो आप हैं, राशिद साहब हैं, हम तो डेंटिंग पेंटिंग से अपने गुजारा कर लेते हैं थोड़ा बहुत। बाकी तो सब अल्लाह की मेहरबानी है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि 2-3 रोज प्रोग्राम नहीं हुआ तो थोड़ी खलिश थी, क्योंकि देखिए ये इस प्रोग्राम में ये जो प्रोग्राम है, ये
किसी प्रॉफिट का नहीं है। एक कॉल ले लो, लगातार कॉल, 1 सेकंड दे दीजिए मुझे, मैं कॉल ले लीजिए। और कॉल की वजह से ही वो बात नहीं हो पा रही है, मतलब सही से आवाज कई बार जब कॉल आ जाती है, क्योंकि मोबाइल से अब लोग जुड़ते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें कॉल तो आती रहती है। लेकिन बहरहाल शायद बात हो गई, पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, बात अभी हो रही है। राशिद रिज़ साहब वही कंटिन्यू आप कर लें, जब वो आ जाएंगे तो, कि जो खामोशी जिस तरह की है, या सीरिया पे अगर हम चलें, आज देखिए दाइश के पोस्टर लग रहे हैं, मैं आ रहा हूं वहां पे, यानी कत्लो गारत गरी। तो क्या करेगा अमेरिका? अमेरिका ये सारा तो मुझे लगता है उसी का किया धरा है। म्यूट कर लीजिए। सीरिया की इंटेलिजेंस क्या कर रही है? सवाल तो ये है ना, सीरिया की इंटेलिजेंस क्या कर रही है? ये पोस्टर लगाने वाले कौन है? ये ट्रैक क्यों नहीं हो रहे हैं? ये सब अमेरिका की चाल है। सीरिया के तेल को पूरी तरीके से कब्जे में लेना, सीरिया पर पूरा अपना कंट्रोल उसने बना लिया है, और उसके ही तेल को वो बेचेगा और उसी से मुनाफा कमाएगा। जूलानी सिर्फ और सिर्फ उसका एक हैंडलर है। पूरी दुनिया को आईएस की तरफ लगा दिया जाएगा। सारे इंटरनेशनल मीडिया, सारे इंटरनेशनल चैनल्स, ये सब आईएस की तरफ चलेंगे। आईएस के ऊपर डिबेट करेंगे, आईएस के ऊपर न्यूज आएगी, और यही आईएस लोग आवाम, 2 4 6 आवाम पर डे, कभी 3 आवाम को, कभी हफ्ते में 2 बार मार देंगे ये। अब वो न्यूज में आईएस बने रहेंगे। जुलानी की ललकार भी होगी, अमेरिका की भी हुकार होगी, उसके पीछे से तेल बिकता रहेगा। मेन मोटिव है तेल को बेचना, तेल पे अपना कंट्रोल रखना। अभी जितनी भी पाबंदियां थी सब खत्म हो गई, सारी पाबंदियां हटा दी गई। बशर अल असद की सरकार में सारी पाबंदी लगी हुई थी, क्योंकि वो सरकार आईएस के लोगों को मार के बॉर्डर के किनारे तक लेकर चली गई थी। बशर अल असद की सरकार ने और उधर इराक ने, तो उन्होंने हिजबुल्लाह से मदद ले करके, हिजबुल्लाह के सहयोग से आईएस को बहुत बुरी चोट दी, उसके नामो निशान को खत्म करने तक की कोशिश पे आ गए। लेकिन इजराइल आईएस को पूरा सपोर्ट करके अपने यहाँ शरण देता रहा, और वहीं से जब वो घायल होते थे तो उनका इलाज होता था, वहीं उनकी ट्रेनिंग होती है इसराइल बॉर्डर के अंदर, और वहीं से वो मैन्युफैक्चर करके भेजे जाते हैं। वो पहले भेजे जाएंगे सीरिया, फिर सीरिया से वो गुजरे जाते हैं इराक के अंदर। तो मुमताज भाई, ये आईएस का जो झंडा दिखा रहे हैं, या आईएस के पोस्टर दिखा रहे हैं, उसको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? हम कहते हैं हमारे ही देश है, अपने देश की हम बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई भी कहीं भी एक पोस्टर या फ्लैक्स लगा देता है, 24 घंटे में पुलिस पकड़ लेती है। 24 घंटे में हमारी पुलिस पकड़ लेती है। तो वहां पर तो आपकी पूरी इंटेलिजेंस है, वो क्यों नहीं पकड़ पा रही है? ये जियो पॉलिटिक्स है, दिखाने के लिए कुछ और है, खाने के लिए कुछ और है। और सीरिया का जो तेल है वही खुराक है अमेरिका की, उसी की तरफ पूरा रुझान है अमेरिका का। जुलानी को लाए इसीलिए थे वो, कि एक अपना पिट्ठू हम पाल के रखेंगे, हमारे इशारे पे काम करेगा, और इससे प्रेशर पड़ेगा आपके क्या नाम है इसका, ईरान पे भी, इससे प्रेशर पड़ेगा इराक पे भी। मैं पूरा एक सेकंड रोकूंगा। मैं राशिद साहब, एक सेकंड में तमाम जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं
चूंकि नोटिफिकेशन नहीं जा रही, तो आप लोग जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए इसे प्रोग्राम को, ताकि लोगों तक पहुंच जाए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है। तो मैं तमाम साथियों से कहूंगा कि लाइक भी कर लीजिए, उससे भी चैनल ऊपर आ जाता है। और इसको शेयर भी कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं। मैं गुजारिश कर रहा हूं, मैं करता नहीं हूं आमतौर से, लेकिन चूंकि बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। नोटिफिकेशन नहीं जा पा रही कि क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन बहरहाल शेयर कर दीजिए और लाइक भी जल्दी। जी राशिद भाई, माफी चाहता हूँ। तो मुमताज भाई, इनको लाया ही इसीलिए गया था जूलानी को, कि और इराक के तेल पे भी पूरी नजर अमेरिका की है। अभी एक अटैक हुआ था, जब स्टार्ट हुआ था ISIS का, तो काफी दिन तक इनका प्रायोजित कार्यक्रम चलता रहा। और जब भी इराक की एयरफोर्स या सीरिया की एयरफोर्स अमेरिका के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करती थी, तो ज्वाइंट ऑपरेशन के नाम पर पहले ही इनका एक फाइटर प्लेन उड़ जाता था। अब कुछ जगहों पर, खाली जगहों पर एक दो गोले गिरा करके ये सिग्नल दे देता था कि हमला होने जा रहा है, बंकर में घुस जाओ। तो इसमें बशर अल असद ने रशिया को भी बुला लिया, रशिया आर्मी भी आ गई। अब ज्वाइंट ऑपरेशन जो होने लगा वो रशियन और अमेरिकन के साथ होने लगा। तो रशिया इस चीज को बहुत तेज उसने भांप लिया कि इधर हम लोग बात करते हैं, 10 मिनट पहले इनका एक फाइटर प्लेन उड़ जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि उनको जो इंटेलिजेंस मिलती थी, उस इंटेलिजेंस को वो अमेरिका से शेयर नहीं करते थे, अमेरिकन आर्मी से शेयर नहीं करते थे। ये जा करके उसी पिन पॉइंट पर अटैक करते थे जिसमें भारी तादाद में ISIS के टेररिस्ट मारे गए। इसके ऊपर अमेरिका ने ऑब्जेक्शन किया कि जब हम लोग का काम है उसको खत्म करना, तो हम लोग मिल के खत्म करें, आप अकेले क्यों जाते हो? आपका अकेले जाना डाउट के घेरे में है। एक अमेरिकन रशियन फाइटर प्लेन ने एक वीडियो बनाया था, ये उस ड्यूरेशन में काफी चला था सोशल मीडिया पे भी, कि बड़े बड़े बक्से पैराशूट के साथ उन एरियो में फेंके जा रहे थे जिसमें हथियार थे। अभी क्लियर ये नहीं हुआ कि क्या फेंका जा रहा था। तो रशियन आर्मी ने अमेरिकन आर्मी से पूछा कि ये पैराशूट के साथ आप क्या फेंक रहे हो? उन्होंने कहा कि ये सब एरिया डिस्ट्रॉय हो गया है, लोग भूखे हैं, तो उनको हम रसद भेज रहे हैं, फेंक रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ भी फेंकेंगे हमारे साथ ही फेंकेंगे, अकेले नहीं फेंकेंगे। और ये काम रात में होता, तो उन्होंने कहा रात में क्यों फेंकते, दिन में फेंकिए, रात में कौन उठाने आएगा, लोग सो रहे हैं। तो ये एकदम पिक्चर क्लियर थी कि अमेरिका, इजराइल ISIS को हथियार भी मुहैया कराता था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं